चलिए दोस्तों, आज का जो हमारे लेक्चर है हमारे करंट अफेयर का पार्ट 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 7 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक का पूरा टारगेट है ये। इसमें हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो 15 टॉपिक मैंने चूज किए हैं, हाई इंपॉर्टेंट, हाईली यील्ड इंपॉर्टेंट, और बोल सकते हो कि हिंदी इंग्लिश इस बार दोनों में। तो इस बार हिंदी मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार मैंने यही कोशिश की है कि दोनों के लिए अच्छा हो जाए। ओके, चलिए बताइएगा कुछ चीज प्रॉब्लम होगी तो। हाँ, अभी मैं इतना बड़ा दिख रहा हूं तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सब कुछ। ओके, मैंने ऑलरेडी PFBR के बारे में बात किया था, कल्पक्कम के बारे में सबको पता है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। थोड़ा स्पीड में रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए, ताकि जब आप पढ़ो ना तो सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, और डिटेल में पढ़ना है तो PDF ऑलरेडी अवेलेबल होगी। बस अगर मैं इतनी अच्छी अच्छी इनिशिएटिव ला रहा हूं ना, तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी तरफ से कुछ फीडबैक तो मिले, कुछ तो अच्छा तो लगे मुझे भी कि हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है। बहुत मेहनत लगती है भाई ऐसी PDF बनाने में, ये आपको भी पता है। चलिए स्टार्ट कर देता हूं। पहला दूसरा क्या लेक्चर है, दूसरा टॉपिक है कर्मयोगी के बारे में। 5th एनिवर्सरी मनाया गया था, तो साधना सप्त कंक्लूड किया गया था, साधना सप्ताह संपन्न किया गया था, समापन हुआ था इसका। ठीक है, अब ये चीज है क्या? पहली बात तो जो साधना ये सप्ताह था 2026 में, ये चालू हुआ था 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के बीच में। याद रखिएगा डेट एज इट इज, UPPCS में पूछ लिया जाता है। साधना का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर द नेशनल एडवांसमेंट। हिंदी में राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूलिन विकास और मानवीय योग्यता को सुदृढ़ करना, है ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिया, कौन कौन सी मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री इंक्लूड है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कब हुआ था ये? 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के बीच में। किसने लॉन्च किया? CBC ने किया। कौन है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसने लॉन्च किया था। मिशन कर्मयोगी कब आया पहली बार? तो सितंबर 21 में आया। मिशन कर्म 5 साल हो गए 2026 में, ये आपको याद होना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या है? आई गॉट कर्मयोगी है। कितने सिविल सर्वेंट सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग है? नहीं, दोनों को इंक्लूड रखा गया है, ये याद रहना चाहिए, दोनों को अलग अलग नहीं रखा गया है। 100 मिनिस्ट्रीज है, 30 ये स्टेट एंड यूटीज है, और 250 CSTI है। ठीक है, अब समाधान का बैकग्राउंड जैसे कि बताया। फिर बेस्ड ऑन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमेटी थी, इनके रिकमेंडेशन से आया है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और 8 की सिफारिश से ये पूरी इनिशिएटिव लॉन्च हुई थी। ओके, आई गॉट ये ऑनलाइन का एक पूरी इनिशिएटिव है। स्टैटिक के हिसाब से अब आर्टिकल देखिए, मैं प्रीलिम्स के हिसाब से भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टैटिक को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जिससे और अच्छा ये दिखेगा। तो स्टैटिक के हिसाब से देखिए, आर्टिकल 309 क्या बता रहा है, और ऑल इंडिया सर्विसेज IOFS है। फिर DOPT यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशन है। यूपी स्पेशल का यहाँ पे स्पेशल एंगल है, कोई करंट अफेयर में कोई नहीं करके देता जो यहाँ पे आपको करने मिल जा रहा है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। बेनिफिट्स क्या है? चैलेंजेस सबसे अच्छे से देख लिए। रिस्क है, सिंबॉलिक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ये, कि भाई IAC है उनको और ज्यादा इज्जत दे दी जा रही है, SDM को और ज्यादा इज्जत दे दी जा रही है। मेजरिंग कंपटीशन इंपैक्ट ऑफ हार्डली हो रहा है। फिर सीनियर ब्यूरोक्रेसी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, जिसके वजह से ये हो नहीं पा रहा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? लिंक दीजिए आई गॉट को, अब अपार के साथ भी लिंक करिए अच्छे से। मैंडेटरी ट्रेनिंग दीजिए। मैं देखा हूं ना, बहुत सारे लोग कैसा होता है कि वो आई गॉट को खोल लेंगे, बस पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और सबसे अच्छी बात तो मैं ऐसे सिविल सर्वेंट से मिला हूं ना, जो बोलते हैं कि सर इतना बड़ा लिखा है ना, यही ऑप्शन सही होगा। वो वीडियो तक नहीं देखते, वीडियो लेक्चर्स आते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आंसर होगा। ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं भाई, बहुत बहुत बदतर हालत है, तो वो चीजें पे कंट्रोल करें। ठीक है, अब कंक्लूड करते समय देखिए क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। शायद से क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार से क्वेश्चन हिंदी में भी लाऊं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साधना सप्ताह 2026 जो है ये लॉन्च किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के थ्रू पे। हिंदी में बता दे रहा हूं, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा है तो आप पढ़ सकते हो। मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च 2019। मिशन कर्मयोगी जो लॉन्च हुआ 2019 में लॉन्च हुआ। आई गॉट कर्मयोगी इज द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल सर्वेंट। ओके, कि आई गॉट जो कर्मयोगी है ये एक ऑनलाइन माध्यम है सिविल सर्वेंट के लिए। साधना स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन अडॉप्टिव फॉर अ नेशनल एडवांसमेंट। अब ये आपको चीज दिख गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या है। ऑल 4 करेक्ट है, 1 3 4 करेक्ट है, 2 3 4 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है। मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको करना है और नीचे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, RBI मेक TREDS रजिस्ट्रेशन इजियर फॉर MSME। ठीक है, TRDS का फुल फॉर्म क्या है?
ट्रेड रिसीव डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कब लॉन्च हुआ ये? अप्रैल 9 2026 में। क्या फ्रेमवर्क, ये फर्स्ट कब आया था ये TREDS? तो ये आया था 2014 में। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ये, ऑपरेशनल हुआ 2017 में। याद रहेगा ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। ओके, अब यहाँ पे बैकग्राउंड देखिए। MSME क्या है? MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है। न्यू डेफिनेशन ये डिसाइड हुई थी कब? 2020 में यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर TRDS के बारे में बताया 2014 के हिसाब से। अब स्टैटिक कनेक्शन देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में आया था, इसको याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MSME एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2021 में आया था। और आत्मनिर्भर भारत अभियान कब आया? 2020 में। देखिए एक पीडीएफ से आपका सब चीजें कवर होते चल जा रही है। यूपी हैज 90+ लाख MSME, लार्जेस्ट MSME बेस इन इंडिया। याद रखिए, एज इट इज आप मेंस में लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे बनेगी। यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एम्पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल MSME। क्या करता है? वन रूपी वन ओपी। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपका नंबर इंक्रीज होता है। अगर यही सब चीज नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब ये बताओ कौन आपको इस लेवल पे क्लियरिटी देता है? तो ये लेवल की क्लियरिटी इस करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल रही है, और बहुत तेजी से आपको बता भी रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ है। बेनिफिट चैलेंजेस अपने हिसाब से देखिएगा। वे फॉरवर्ड के लिए मैंडेटरी TRDS ऑल PSU उसके लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए होना चाहिए। रीजनल ट्रेनिंग वाया CSS के थ्रू पे होना चाहिए, ये सब के ऊपर बात है। सेम चीज है, यहां पे क्वेश्चन है नीचे आपको दिख रहा है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाला आ रहा है। RBI प्रपोज किया 1 आवर्स डेली ऑन UPI पेमेंट अबाउट 10,000। 10,000 के ऊपर RBI का प्रस्तावना क्या है? 10,000 से अधिक UPI का भुगतान पर 1 घंटे की देरी करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? ये इसके लिए किया जा रहा है ताकि जब अगर कोई पेमेंट करे तो दूसरा पेमेंट भी अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम 10 लाख एक दिन में, अगर मुझे 1 लाख भेजना है तो मैं 10-10 हजार करके मैं भेज तो पाऊंगा एटलीस्ट, है ना। एक साथ में 1 लाख भेजना चाहो तो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक क्या होती है? मैं यहां से मोबाइल चला रहा, कोई और मोबाइल चला रहा है, कोई तीसरा चला रहा है, चौथा चला रहा है, पांचवा चला रहा है, सब चलाने ऐसे चालू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी के लिए ये क्राइटेरिया लाया गया। तो ये RBI का एक प्रपोजल था जो मैंने आपको बता दिया। द रूल अप्लाइड ओनली फर्स्ट टाइम पेज थे, ठीक है। सब्सिक्वेंट पेयर टू बी ए बेनिफिशियल इंस्टेंट है, ये आपको पता चल गया। अब NPCI का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ ये पूछा जा सकता है, तो वो हुआ था हमारा, मैं यहां पे टिक मार्क कर देता हूं, वो हुआ था हमारा 2008 में, द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 वाला, ठीक है। अब UPI ग्लोबली कहां कहां पे एक्सेप्टेबल है? सिंगापुर में है, UAE में है, फ्रांस में है, नेपाल में है, भूटान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि एक बार जब G20 का क्वेश्चन आया था UPPCS में तो पूछा गया था कौन से शहर में हुआ था, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए। UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कब लॉन्च हुआ? 2016 में। डिजिटल फंड 500% सिंस 2020 से, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। स्टैटिक कनेक्शन लिंकेज यहां पे आपको दिया गया, प्लीज इसको पढ़िएगा। आपको लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, नहीं भाई, बहुत स्लो। बिलीव मी, मैं इसलिए इतना फास्ट पढ़ा तो एक बार में देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेक्चर याद हो जाए। बकैती नहीं करनी है ना मेरे को कि पूरा बस पढ़ाए जा रहे 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का लेक्चर बन जा रहा, ना ना ना। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपके पूरा करंट अफेयर मैं खत्म करा दूंगा, और बिलीव नहीं करोगे 75 पेज का। सिर्फ आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी हमेशा के लिए। और एग्जाम में जब लिख के आओगे ना तो मुझे थैंक्स जरूर बोलना नीचे कमेंट करके, क्योंकि ये इनिशिएटिव आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को करिए। जब भी मैं पढ़ाता हूँ पॉज करके ये क्वेश्चन को करोगे, आपकी क्वालिटी और एनरिच हो जाएगी। चलिए तीसरा है, ज्योतिराव फूले 200 बर्थ एनिवर्सरी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना ये रहेगी, ठीक है। चलिए अब ज्योतिबाई फूले का 200 बर्थ एनिवर्सरी हो गई थी, तो अप्रैल 11 2026 में पेड ट्रिब्यूट हो गया। ज्योतिबाई 199th बर्थ एनिवर्सरी हो गई थी इनकी, अब 200वीं चल रही है। तो ज्योतिबाई फूले जो कि 1827 से लेकर 1890 तक थे, एक रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे, पाइनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन 19th सेंचुरी, 9वीं सदी के एक क्रांतिकारिक समाज सुधारक और जाति विरोधी कार्यकर्ता, महिला शिक्षा के अग्रणी थे ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्लान इवेंट लेगेसी सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था फॉर वुमेन एजुकेशन, एंटी अनटचेबिलिटी वर्क भी किया है। तो कब इनका बर्थ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ये एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अप्रैल 11
1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको पता है। टाइटल महात्मा इनको किसने दिया था? विठल राव कृष्णजी वाडेकर 1988 में। सत्यशोधक समाज इन्होंने कब फाउंड किया? तो फाउंड किया ये सितंबर 24 1873 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेमस बुक क्या है? गुलामगिरी स्लेवरी कब लिखी गई? 1873 को। फर्स्ट गर्ल स्कूल 1848 को। ये है भीड़वाड़ा पुणे, इंडिया फर्स्ट स्कूल फॉर अ गर्ल बाय ऑन इंडिया, ये भी याद रखिएगा। वाइफ इनकी, ये नहीं याद भी रखोगे तब भी चलेगा। ओके, कास्ट यहाँ पे माली कास्ट के थे की, और ये सब तो ठीक है, कास्ट वास्ट का छोड़ दीजिए यार, फालतू चीजें, इनसे बात पे नहीं करनी चाहिए, इससे समाज सिर्फ खराब ही होता है। यूपी का देखिए यहाँ पे एंगल डाला, मैं बता रहा हूँ ये यूपी वाला एंगल है ना, आपको कोई मैगजीन ही नहीं देती है, ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, मैं इस पे अपना दावा ठोक सकता हूँ। कल को मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे ये अदर जो मैगजीन है ना, घटना चक्र हो गई या क्रॉनिकल हो गई, ये सब भी ये ऐड करने लग जाएंगे, देख लेना, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन प्रीमियम तो प्रीमियम ही होता है, पहला मैंने लाया है और इसके ऊपर मैं और एडवांस कर सकता हूँ, तो मेरी चीजें कितनी भी चुरा लो भाई, अपन तो है ही इधर, है ना। तो ज्योतिराव फूले जी की यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर आपने ऊपर अच्छे से सुना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से कर पाओगे, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां टॉपिक है हमारा आरबीआई उत्कर्ष 2029 थर्ड मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है सर? तो आरबीआई ने अनाउंस किया उत्कर्ष 2029 का, ये थर्ड मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है जो कि 2026-27 से लेके 28-29 तक चलेगा। रिप्लेस प्रीवियस उत्कर्ष प्रोग्राम था, ठीक है। अनाउंसमेंट जब हुई है दिख रहा है, 3 साल का ये होता है, ये आपको पता चल गया। अब ये है क्या सर? वॉज अ फर्स्ट मीडियम टर्म, ये फोकस क्या करता है? स्ट्रेंथ, सुपीरियर एंड रेगुलेशन के ऊपर काम कर रहा था पहले वाले में। दूसरे वाले में डिजिटल पेमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर काम किया। अब जो तीसरा इनिशिएटिव रहेगा यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एज ए न्यू प्रायोरिटी, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। आप अगर इसको मेंस में लिखोगे तो ये सोचो कितना अच्छा लिखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आ रहा है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी में एग्जामिनर को यह बता दिया आरबीआई उत्कर्ष प्रोग्राम 2029, सोचिए वो कितना खुश होगा। इस लेवल पे आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। स्टैटिक आरबीआई एक्ट 1934 में था, मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में आई थी, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, आरबीआई सुपीरियर था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एपेक्स बॉडी है एज अ कोऑर्डिनेशन के लिए, ये याद जरूर रखिएगा। सेम चीज देखिए यूपी का एंगल देख रहे हो, यूपी हैज अ 12,000 बैंक ब्रांच लार्जेस्ट स्टेट वाइज बैंक नेटवर्क, उत्कर्ष 2029 रिफॉर्म अफेक्ट यूपी डायरेक्टली, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट मिशन शक्ति 5.0 वुमेन एम्पावरमेंट लिंक विद आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल, है ना। यूपी सरकार की मिशन शक्ति 5.0 आरबीआई के वित्तीय समावेश लक्ष्य से जुड़ी है। अब बताइए क्या आप जीएस के क्वेश्चन में अब यूपी के क्वेश्चन ऐड कर पाओगे कि नहीं? मतलब आप जीएस 1 का पेपर लिख रहे हो और उसमें आप यूपी का ये वाला एंगल ऐड कर दो, तो सोचो कितना क्वालिटी वाला आंसर बन के आएगा। बस यही तो मेरी इनिशिएटिव है, ये फ्री है भाई, जब तक फ्री एडवांटेज उठा लो। अगर किसी दिन मैंने पेड कर दिया तो क्या करोगे? ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक रिलीज 340 मिलियन फॉर अमरावती कैपिटल सिटी, ठीक है। अब ये आप देख लीजिए, इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, और बाकी ऐसा इतना ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की कौन सी ब्रांच देते हैं? तो आईबीआरडी देती है। पार्लियामेंट्स पावर टू अल्टर स्टेट बाउंड्रीज कैपिटल, तो इसके ऊपर से यूपी के ऊपर सेम चीज है, यूपी रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना था 2000, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी हैज रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट लाइक अ यूपी कोर रोड नेटवर्क और नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे। यूपीपीसीएस मींस एक्ट फेडरलिज्म, आर्टिकल 3 और एपी। अब इस टाइम पे आंध्र प्रदेश के केस में अगर आपने यूपी का एग्जांपल डाल दिया, ये गेम चेंज कर देगा, ये आपको एग्जाम निकालने में मदद भी करेगा, है ना। ये क्वेश्चन है, सॉरी फिर से आंसर देख लिया आप लोगों ने, यार ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। 8वां टॉपिक अंबेडकर जयंती भी आ गई, 135th बर्थ एनिवर्सरी है। चलिए इनके बारे में सीधा टॉपिक पे आता हूं मैं कि नेशनल हॉलिडे अनाउंस किया गया कब से? 2020 से। तो 2020 से ही पहली बार तो अनाउंस किया गया कि आज नेशनल हॉलिडे है, और ये वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होने लगा, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ये तीनों जगह पे सेलिब्रेट होने लगा। कब पैदा हुए थे ये? तो 14 अप्रैल को हुए थे। कहां पे? मध्य प्रदेश में, मऊ में। डेथ कब हुई इनकी?
6 दिसंबर को कहां पे मई परिनिर्वाणा दिवस पे हुआ थी, दिल्ली में। 135th बर्थ एनिवर्सरी है। नेशनल हॉलिडे कब से डिक्लेयर हुआ, ये गैजेटेड हुआ 2020 से, ये आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन इनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन में हुई थी। फर्स्ट रोल क्या, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे ये, अंडर नेहरू चेयरमैन के अंदर है। और कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के भी थे ये। भारत रत्न कब मिला इनको, अब सोचिए इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को रत्न कब मिला, 1990 में। ये होती है पॉलिटिक्स सबसे खराब। अब इन्होंने एक दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट चालू किया था टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, अक्टूबर 14 को 1956 में नागपुर में। ठीक है, आज भी इसी दिन पे ज्यादातर लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, यूपी हैज अ 4 करोड़ एससी पॉपुलेशन, याद रखिएगा। यूपी कैबिनेट अप्रूव 403 करोड़ अंबेडकर मेमोरियल स्कीम। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लोकेटेड आगरा यूपी, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। अभी मैंने ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है, वही चीजें यहां पे लिखी भी है। ये करोगे तो ही एग्जाम लिख लेगा, अरे सॉरी थोड़ा ऊपर, ये करोगे तो ही एग्जाम लिख लेगा ही। चलिए 90 टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बैसाखी 107 एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर है। ठीक है, अब बैसाखी डेट कब है, अप्रैल 13 2026 को, फिक्स सोलर कैलेंडर डेट है ये। खालसा फाउंड कब हुआ था, तो ये फाउंड हुआ था अप्रैल 13 1699 को, गुरु गोविंद सिंह के थ्रू पे। 10th सिख गुरु थे ये। अब प्लेस ऑफ खालसा कहां पे था, ये आनंदपुर साहिब पंजाब में, आनंदपुर साहिब पंजाब में, सॉरी पहले के लिए। लोकेशन अमृतसर पंजाब में है। ब्रिटिश जनरल डायर, भाई इसको तो बहुत अच्छा उधम जी ने, जब बहुत अच्छी पिक्चर जाके देखिएगा एक बार। ठीक है, टैगोर रिस्पॉन्स 1951 में नाइटहुड दिया गया था एज अ प्रोटेस्ट करने वाले। किनको दिया गया था नाइटहुड, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसाखी या वैसाखी, वैसाखी ये क्या होता है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मार्क्स सिख, ये बोला जाता है सिख का न्यू ईयर, जैसे पोंगल होता है और गुड़ी पावड़ा होता है, वैसे ये वैसाखी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नया वर्ष बनाया जाता था, वो बनाया जाता था एक जब ईयर खत्म होने पे नहीं, जब हमारी फसल काटी जा रही, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर पे खाना आता था, तो हमारे खाने के हिसाब से हमने नया साल मनाया था। लेकिन फॉरेन में तो अलग है, हैप्पी न्यू ईयर 1 तारीख चालू हो गई है। क्वेश्चन सेम चीज है, यहां पे स्टैंड कर रहा है, प्लीज देखिएगा। टॉपिक 10 पे LIC लॉन्च माई LIC सुपर सेल साथी ऐप। ठीक है, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेन्स रिजर्वेशन डिलिमिटेशन सेटबैक अप्रैल 70, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वुमेन्स रिजर्वेशन फॉर डिलिमिटेशन सेटबैक क्या था इसमें, कि पहली बात तो अप्रैल 7 2026 में पार्लियामेंट स्टेट दैट फास्ट ट्रैक वुमेन्स रिजर्वेशन डिलिमिटेशन फेस सेटबैक डिलिमिटेशन बिल फेल टू पास अ प्रोसीजरल हर्डल्स। ठीक है, पास ही नहीं हो पाया भाई, अब रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। वुमेन्स रिजर्वेशन 33% कोटा वाज एनेक्टेड 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिंक्ड डिलिमिटेशन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर से पूरा हुआ था। अब लोकसभा सीट आफ्टर डिलिमिटेशन 816 लोग करंट थे 543, अब मेजर पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन होने लगा था। तो ये सब अपने हिसाब से देखिएगा। अब बैकग्राउंड क्या था, वुमेन रिजर्वेशन बिल कब आई थी पहली बार, ये 1996 में आई थी, और टुक 27 ईयर लिया पहली बार तो ये पास होने के लिए। पास भी हुआ 106 अमेंडमेंट से, फिर फ्रोजन कर दिया गया 2026 के लिए, और 1971 के सेंसस से अब चल रहा है। तो ये आर्टिकल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। और ये क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओके, इंडिया चाइना SCO बायलैटरल टॉक रेज्यूम हो गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक क्या रहेंगे मैं ये बता देता हूं आपको। पहली बात, SCO का हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग चाइना में है। SCO फाउंडेड 15 जून 2001 को संघाई चाइना में हुआ था ये। ओके, 2005 बैक थ्रू किया है, तो अक्टूबर 2024 के काजान ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें PM मोदी और जी जिंग ने ये बात की थी। फिर वर्किंग मैकेनिज्म, तो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ये सब काम करते हैं इस पे। अब SCA फाउंड हुआ था 2001 में, जैसा कि हमने बताया, तब चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब थे। तो संघाई 5 और प्लस उज्बेकिस्तान थे। इंडिया बिकम अ फुल SCO मेंबर कब बना, 2017 में। UPSC में तो ऐसे बहुत पूछते हैं, तो UPPCS में भी पूछने की उम्मीद है, तो प्लीज याद कर लीजिएगा इसे।
2020 में गलवान क्लेन हुआ था वेस्ट इंडिया से, पूरा बहुत 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 बड़ा, ये तो आपको सबको पता है। अपोजिशन क्या उस टाइम पे कर रही थी ये आपको भी पता है। यूके फ्रांस लॉन्च्ड अ गोल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर हार्मोन्स। ठीक है, ये अपने हिसाब से पढ़ लीजिए क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से है, ये मैं दे दूंगा। वीडियो में जाता नहीं हूँ कि बिना मतलब के ज्यादा बढ़ा। स्टार्टअप इंडिया 55,200 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इन फाइनेंशियल ईयर 2026 में, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है ये। डीपीपीआईडी अनाउंस इतना की है कि इतने स्टार्टअप हैं। इंडिया हैज नाउ 1.7 लाख डीपीपीआईडी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप सिंस स्टार्टअप इंडिया लॉन्च जनवरी 2026। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप यूएसए और चाइना के बाद, ये याद रहना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। इंडिया हैज 120 प्लस यूनिकॉर्न एज ऑफ 2026 के हिसाब से। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें मैं ज्यादा और नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट पढ़ाने के इरादे से आया हूँ। वर्ल्ड लीवर डे 2026, इंपॉर्टेंट हेल्थ डे इन अप्रैल। ठीक है, अब वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 19 को एनुअली मनाया जाता है। फर्स्ट कब बना था? ये 2012 में बना था। इस बार की थीम क्या है? फूड इज द मेडिसिन, ईट राइट फॉर अ हेल्दी लीवर। अब हेपेटाइटिस 4 करोड़ लोग को इन्फेक्टेड है, जो कि बी और सी ज्यादा है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ? लॉन्च 2000। अब आपको पता है, मैं जितनी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं ना, मेजर यूट्यूबर इसको ही बताने में 2 घंटा ले लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंस के पॉइंट भी ऐड किए हैं। देखिए, वर्ल्ड का ये हो गया पूरा। इंडिया हैज 1/3 एडल्ट विद फैटी लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी और सी, और 4 करोड़ के प्लस इंडिया में ये सबसे ज्यादा फैली हुई बीमारी भी है। ठीक है, लीवर डिजीज राइजिंग इन इंडिया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, सैनिटरी लाइफ, मतलब बहुत ही गंदगी चल रही है। ओबेसिटी है, अल्कोहल है, हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस भी है। यकृत रोग बढ़ रहे हैं शहरीकरण की वजह से, गतिहीनता की वजह से, मोटापा, शराब और हेपेटाइटिस की वजह से। नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो 2018 में लॉन्च हुई थी, वो इसके ऊपर काम कर रही है। आयुष्मान भारत कवर लीवर ट्रांसप्लांट, याद रखिएगा, आयुष्मान प्रोजेक्ट जो आयुष हेल्थ कार्ड मिलता है वो कवर करता है इसे। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज बताओ, देखो यूपी का क्या कनेक्शन है। ओ, लगता है इसमें मैंने डाला नहीं है। हाँ डाला है, ये तो रहा। यूपी स्पेसिफिक, यूपी एसजीपीजीआई लखनऊ इज लीडिंग लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर इन इंडिया। यूपी हैज द हाईएस्ट अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज रेटेड इन रूरल एरिया। KGMU, King George Medical University, Lucknow provided a gastrology and हेप्टोलॉजी सर्विसेज। यूपी आयुष्मान भारत कवरेज 4 करोड़ फैमिली रजिस्टर्ड। ये हो गया। देखिए, मैं बताया ना आपको, एक एक पॉइंट से बताऊंगा, ये पूरा 5 टॉपिक है। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में, और ये पीपीटी मैं फ्री में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ, तो कर दीजिए सपोर्ट, वरना तो मेरा क्या है, मैं इसको कभी भी पेड कर दूंगा। और खरीदने वाले बहुत है भाई, खरीद लेंगे, बस आपको ये यार हेल्प करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।